प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आइए आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है। कह रहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेंगे। दिया है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो जो हमको दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है विलेय का द्रव्यमान। क्या दिया हुआ है? विलेय का द्रव्यमान। तो लिखेंगे दिया है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल w कितना ग्राम दिया है? तो वो दिया है हमको 2.25 ग्राम। अब विलेय हमारा क्या है? ग्लूकोज है। तो हम ग्लूकोज का परमाणु भार भी ज्ञात कर लेते हैं। यानी ग्लूकोज का परमाणु भार ये कितना होता है? तो ये होता है 180। कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। कार्बन की वैल्यूएशन यानी कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 6 से गुणा कर लेंगे। कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। और उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 12। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। इससे भी गुणा कर लिया गया। इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा चीज है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु भार होता है 16। और कितने ऑक्सीजन है? 6। तो देखते हैं इसको। 12 छंग 72 धन 12 के नम 12 और 16 छक्के 96। तीनों को ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। 6 2 8 2 10 के 0 9 1 10 7 17 और 1 18। कितना आया हमारा? 180 आया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल को एक बार फिर से इसमें देख लेंगे। परमाणु क्रमांक निकालने के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12 और हमारे पास 6 कार्बन था, इसलिए हमने 6 से 12 का गुणा कर लिया। 12 6 72 आया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है 1 और 12 हाइड्रोजन थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? 12 गुणे 1 अर्थात 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन था, इसलिए 16 गुणे 6 बराबर 16 छक्के 96। तीनों को जोड़ लिया गया और तीनों को जोड़ने पर हमको क्या मिला? हमको मिला इसका परमाणु भार कितना? 180। अब इसके बाद उसने हमको दिया है हिमांक में कितना अवनमन हो रहा है। तो हम लिखेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कितने का? तो ये हो रहा है बच्चों, हिमांक में अवनमन को हम कहते हैं डेल्टा TF। क्या कहते हैं? डेल्टा TF कहीं कहीं कहते हैं या TF। TF इज इक्वल 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है। और उसके बाद जो दिया हुआ है कितने ग्राम जल में घोला गया है? 25 ग्राम जल में इसे घोला गया है। तो जल का द्रव्यमान कितना है वो भी लिख लेते हैं। जल का द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। इतनी सारी चीजें हमको दे रखी थी, इन सारी चीजों को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक के फार्मूले की तरफ। आशा करते हैं सबको याद होगा मोलर अवनमन स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है। जिनको नहीं याद होगा वो लोग फार्मूला हमारे साथ देख लेंगे। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है KF बराबर डेल्टा TF इंटू इसके बाद किसका गुणा? तो इसके बाद गुणा हो जाता है पूरे फार्मूले में हमारा स्मॉल m इंटू कैपिटल W बटे स्मॉल w गुणे स्मॉल w के बाद किसका गुणा होगा? 1000 का। 1000। ठीक है, ये होता है हमारा किसका फार्मूला भैया? ये होता है हमारा डेल्टा KF का फार्मूला यानी अवनमन स्थिरांक का फार्मूला डेल्टा TF इंटू M इंटू W। अब M क्या है? जब हमारे पास ये है परमाणु भार
और कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास कहाँ है, तो ये है भाई, ये है हमारा कैपिटल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू हमने पहले ही रख रखा है। अब इसके बाद हम सीधा सीधा कर लेते हैं इसमें गुणा। वो क्या है, डेल्टा टी एफ 0.93 गुणे स्मॉल एन की वैल्यू कितनी 180, घोला कितने ग्राम में गया है, तो भैया 25 ग्राम में घोला गया है, और कितना है डब्ल्यू बराबर, तो 2.25 ग्राम है, और गुणे 1000 है। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर देखते हैं क्या आता है। 2 अंक पे दशमलव है, तो इसलिए दशमलव को दशमलव से हटा देंगे। हमारे पास क्या बचा, 93 बचा। अब 25 एकम 25 और 25 नवैया 225, 9 दूनी 18, यानी यहाँ क्या आया 20, और 0 से 0 कट गया, ये हो गया हमारे पास 50। कितना मिला, 93/50। अब 93/50 हमको मिल गया है, इसको हम भाग दे लेते हैं। नहीं आ रहा होगा जिनको भाग, चुपके से अलग किनारे कोने पर यानी बाएं पेज पर भाग कर लेंगे अपने कॉपी के। 50 को भाग करेंगे इससे, तो देखते हैं कितनी बार जाता है। 50 एकम 50, कितना है हमारे पास 3 और 43, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। 5 8 40, 8 बार ले चलेंगे 400 हो जाएगा, और बचा कितना 30 आ गया भाई। 50 छक्के यानी 5 छक्के 30, और यहाँ पर 30 फिनिश, यानी 30 नहीं भैया 300। हाँ ठीक है, कितना आया हमको आंसर मिला, तो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86। हमको उत्तर क्या मिला, 1.86 आंसर आया हमारा। यही हो जाता है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाता है। सवाल तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। डेल्टा के एफ यानी मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। जब आपने सबकी वैल्यू रखेंगे और काटा गया, 93 हमारे पास डेल्टा टी एफ 0.93 था, उसके बाद एम था 180, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 25 था, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 2.25 था, और ये कितना था 1000, जो कि हमारे सूत्र में दिया है। भाग करने पर हमने क्या किया, 25 से काट दिया, 25 एकम 25, 25 नवैया 225, 9 दूनी 18 यानी 20 नवैया 180 हो गया। अब 20 से 100 को 2 से यानी भाग देंगे 1000 को, कितना आएगा 50 आएगा, और 50 से 93 को भाग देने पर 1.86 मिला। इस प्रकार से हमारा यह पहला सवाल पूरा हो गया है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 2Fe3 + एक्वस 2I - एक्वस से अभिक्रिया करके 2Fe2 + एक्वस और I2 सॉलिड देता है। इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल यानी मानक अपचयन विभव 0.236 वोल्ट है। इसके सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है। आइए हम देख लेते हैं। मानक गिब्स ऊर्जा का जो फार्मूला होता है यानी डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल होता है -NF ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल होता है। जो जो हमको दिया है हम उसको लिख लेते हैं। दिया है हमको क्या दे रखा है, तो ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल दे रखा है। इसकी वैल्यूएशन कितनी है 0.236 वोल्ट है। एफ की वैल्यूएशन हम लोग जानते हैं, यानी एफ क्या है फैराडे नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। इसके बाद दूसरी चीज, हमें यन नहीं पता है, यन को निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए जो दो अर्ध समीकरण हमको दिख रहे हैं, जो सेल अभिक्रिया दी है, इसको दो अर्ध समीकरणों में तोड़ लेते हैं। तो अर्ध समीकरण लिखने पर तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये है 2Fe3 + एक्वस यानी जलीय विलयन में है, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe2+ में बदल जा रहा है, 2Fe2+ में बदल जा रहा है। दूसरा क्या है, हमारे पास है 2I-, ये 2I-, ये भी एक्वस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या हो जा रहा है, I2 सॉलिड में यानी ठोस में बदल रहा है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं दो अर्ध समीकरणों से स्पष्ट हो रहा है हमारे पास कि यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यह बराबर हमारे पास कितना, n की वैल्यू हमको मिली 2। सारे मान हमको मिल चुके हैं। आइए इन मानों को हम अपने समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल -NF ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। इसकी वैल्यूएशन में n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, f की वैल्यू क्या है 96,500 है, और ई सेल की वैल्यू है 2.236। दोनों का गुणा करते हैं क्या आएगा, तो इसका और इसका गुणा करने पर हमको मिल रहा है 0 0 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1 13 9 दूनी 18 1 19 गुणे 0.236। इन दोनों का गुणा बाएं पेज पर आप लोग कर लेंगे ऐसे 193 000
0.236 गुणा करेंगे 3 बार 0, 6 त्रिके 18, 6 9 54, 1 55, 6 का 9 6 5 11, 3 0 0, 3 दूनी 3 त्रिके 9, 3 9 27 के 7, 3 एक 9 3 2 5, 2 से करेंगे 2 0 0, 2 3 6, 2 9 18, 2 एक 9 2 1 3, 0 0 0 8 9 5 14, 1 1 2 और 6 2 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1 3 1 4। हमको कितना मिला? इतना 3 अंक पर दशमलव, यानी इसका गुणा करने पर हमको मिला 45 54 8 45,548 मिला जूल प्रति मोल। 1000 से भाग कर देंगे अगर इसको, माइनस लगा रहेगा भाई, -45.548 किलो जूल प्रति मोल। हमारा यही क्या हो जाएगा? मानक गिब्स ऊर्जा की वैल्यू हो जाएगी या मानक गिब्स ऊर्जा का मान हो जाएगा। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आइए एक बार फिर से सवाल को फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा था कि सेल की अभिक्रिया दे रखी थी 298 केल्विन ताप पर, स्टैंडर्ड ऑफ सेल यानी मानक अपचयन विभव दे रखा था। हमको क्या मालूम करना था? मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी थी। तो मानक गिब्स ऊर्जा का समीकरण क्या होता है हमारे पास, या सूत्र क्या होता है? डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल माइनस NF ई सेल होता है। इसके लिए जो दे रखा था हमने पहले उसको लिख लिया। लिखने के बाद हमने अर्ध समीकरण से इसकी वैल्यू निकाल ली। एन की वैल्यू क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। एन बराबर हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। और इसके बाद हमने इन सारे मानों को इस समीकरण में रखा और हमको क्या मिल गया? आंसर मिल गया, जो कि क्या हुआ हमारे पास? -45.548 किलो जूल प्रति मोल। एक बार आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं तीसरे सवाल को, जो कह रहा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? तो हम लोग जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है अर्धायु काल यानी टी हाफ बराबर कितना दे रखा है हमको? 60 मिनट। अच्छा तो बच्चों हम 60 मिनट का यानी टी हाफ का फार्मूला क्या होता है उसको लगा लेंगे। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे के की वैल्यू 0.693 बटे टी हाफ, यानी 0.693 बटे कितने के? 60। कितना हो गया? इसको भाग तो ऐसे दे नहीं सकते, पहाड़ा भी नहीं आ रहा है। हल करने के लिए ऊपर और नीचे से 1000 में 1000 से गुणा कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा? ऊपर 693 बटे कितना? 60,000 मिल जाएगा। भाग करके देख लेते हैं। यहीं पर 693 को हमको भाग करना है किससे? 60,000 से। चलिए एक बार 0 बार जा रहा है, नहीं जा रहा, 0 बार ले चलते हैं। कितना आया? 693 दशमलव लगाएंगे, नहीं जा रहा, फिर 0 बार ले चलते हैं। अब इसके बाद जब 0 बार ले गए फिर क्या आया हमारे पास? अब 0 बढ़ा लेते हैं दशमलव के कारण। जब हमने 0 बढ़ाया तो अब जा रहा है कितनी बार? एक बार जाएगा। 60,000 में से जब इसको घटाएंगे तो 9,300 मिल गया। अब इसमें 93,000 मिल गया। अब 93,000 में भी कितनी बार? एक बार जाएगा। चलिए ले चलते हैं एक बार। कितना बचा हमारे पास? तुम्हारे पास आया 33,000 आ गया। 33,000 में 0 बढ़ा लेते हैं, 5 बार ले चलते हैं। 6 पंचे 30 यानी कितनी आ गया? 30,000 आया। ये कितना आया? 3 लाख आया था भाई, सॉरी। अब हमारे पास क्या बचा? 30,000 बचा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। सही है? हाँ। गलत तो नहीं हो रहा? 5 और 30 सही नहीं भाई, घटाएंगे तो कितना आएगा? हाँ इतना आया। हाँ ठीक है। कितना आया हमारे पास? इतना हमको मिला। किसका मान? इसका मान, यानी के का मान कितना मिल गया? 0.01155, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 1.155 गुणे 10 की घात -2। किसकी वैल्यू? ये है वैल्यू हमारे पास के की। कितने को आप देख लेंगे कि 693 को 60,000 से भाग किया गया तो हमको क्या मिला? 1.155 गुणे 10 की घात -2 हमको मिल गया। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से इसको छाप लेंगे। आइए चलते हैं आगे।
अब सवाल ने कहा है हमसे कि बताइए यह अभिक्रिया 90% कितनी देर में पूरी हो जाएगी। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है कि T बराबर 2.303 बटे के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तो ए बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पर 3.03 बटे के की वैल्यू हमको मिली हुई है, वो यहां से रख लेंगे। क्या है 1.155 गुणे 10 की घात माइनस 2 लॉग कोई भी क्रिया जो ए है, तो ए का मतलब भैया, ए का मतलब 100% ही कोई काम होता है, इसलिए ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए की जगह पर रखेंगे 100। अब उसने कहा 90% पूर्ण हो चुकी है, कितनी 90% पूरी हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, ए माइनस एक्स का मतलब 90, और पूरी कितनी होनी है 90, सॉरी ए बराबर कितना 100 और पूरी कितनी होनी है 90। तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे 2.303 1.55 गुणे 10 की घात माइनस 2 लॉग 100 बटे 100 में से 90 जाएगा 10। अब काट देंगे, कितना बचा हमारे पास, लॉग 10 बेस पर ये सारे कार होते हैं। अब 2.303 बटे 1.5 था भाई, गुणे 10 की घात माइनस 2 और लॉग 10 बेस पर 10, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास क्या मिला हमको, 2.303 बटे 1.155 गुणे 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा, 2.303 बटे 1.155 गुणे 10 की घात के ऊपर प्लस 2 ऊपर जाएगा, तो ये माइनस 2 हमारा प्लस 2 हो जाएगा। इतना समझ गए होंगे। इतने को फिर से एक बार देख लेते हैं कि के की वैल्यू, यानी यहां से हमने रखी 1.155 गुणे 10 की घात माइनस 2, ए की पूरी वैल्यूएशन क्या थी, 100% होता है कोई चीज, 90% अभिक्रिया होनी थी, 100 माइनस 90 घटाने पर 10 मिला, 10 से 100 को भाग दिया गया, कितना बचा हमारे पास 10, 10 की घात 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 1 का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर 1 की कोई वैल्यूएशन होगी नहीं, गुणा में कोई वैल्यूएशन उसका मान नहीं होगा, इसलिए 2.303 गुणे 10 की घात माइनस 2 नीचे से ऊपर जाएगी, तो 10 की घात 2 हो जाएगी। अब इससे भाग कर लेते हैं, भाग करते हैं और देखते हैं, हाँ यहां बिठा दे रहे हैं, लिख तो लिए होंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे 0.3 अंक पर यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा देते हैं। भाग हमको किसको देना है, 2.303 को 1.155 से, कितनी बार जाएगा, तो 11 दूना 22, 2 बार ले चलते हैं, नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 55 दूना 110 होता है, 1 बार ले चलते हैं, 1.155 हटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, और इतना आ गया। दशमलव लगाएंगे, जा रहा है नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, तो भैया आपकी बार जाएगा 9 बार, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 4 × 49, 9 × 9 9 4 13, और 9 × 9 9 1 10, कितना आया हमारे पास, 10 में से 5 गया 5 और 8, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, और 1 आ गया, यहां से मिल गया हमको 0, कितना हो गया 10,850। अभी भी कितनी बार जाएगा, 9 बार, कितना आएगा, तो यही 10,395, घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 9 गए, 14 में से 9 गए 6, नहीं 9 5 14, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7, 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, इतना आ गया, इसको छोड़ देते हैं, कितना बचा हमारे पास, तो हमको मिला किसकी वैल्यू, तो भैया टी की वैल्यू हमको मिली 1.99 गुणे 10 की घाते 2, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100 होता है, 1.99 से 100 में 100 से गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा 199, अर्थात यह अभिक्रिया 90% कितनी देर में पूरा होगी, 199 मिनट में, कितने मिनट में 199 मिनट में। इस प्रकार से सवाल पूरा हो गया। आइए चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ, चलिए देखते हैं, आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात उसने क्या कहा आपसे, कहा कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी आपको क्या दे रखा है, ये जो 50 सेकंड हमको दिया हुआ है, ये हमारी अभिक्रिया का अर्धायुकाल है। तो आइए लिख लेते हैं
टी हाफ बराबर यानी टी हाफ बराबर 50 सेकेंड। सूत्र क्या होता है इसका? तो सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, और के की वैल्यूएशन हमको निकालना है, तो 0.693 बटे कितने टी हाफ के, यानी के बराबर 0.693 बटे 60। भाग दे लीजिए, बहुत ज्यादा देर तो लगेगा नहीं। 60 भाग देंगे, कितना आ जाएगा? नहीं जा रहा है, 0 बार ले चलते हैं। 693 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार चलेगा भाई? 693 आ गया है। आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करिए। उसने हमको क्या दे रखा है? अर्धायुकाल दे रखा है। अर्धायुकाल हमारा कितना है? हमारा अर्धायुकाल है 50 सेकंड, यानी अर्धायुकाल बराबर 50 सेकंड। तो लिख लेते हैं टी हाफ बराबर कितना भैया? 50 सेकंड आ गया। अब 50 सेकंड आ गया तो फार्मूला हम जानते हैं, के बराबर क्या होता है? 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ वैल्यूएशन 0.693 बटे 50। अब क्या करना है हमको? हम जान रहे हैं दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। हमारे पास क्या हुआ? 69.3 भागे 5000। भाग कर लीजिए, कितना आएगा तो देख लेते हैं। 69.3 भागे 5000, या इसको दशमलव हटा के 50,000 कर लेते हैं। 1000 से गुणा कर लीजिए, दशमलव हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 693। 0 बार ले गए, नहीं कटा भाई। फिर दशमलव लगाया, फिर भी नहीं जा रहा, 0 बार ले चलते हैं। अब की बार क्या आ जाएगा? 69,300 हो गया। एक बार जाएगा, 50,000 आ जाएगा। 50,000 है क्या हो? तो ज्यादा लिख दिया गया, ठीक है। हाँ अब सही है। चलिए माइनस करेंगे, 0 0 3 9 1, इसके बाद कितना आ गया? इतना आया। अब कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10। तो चलिए 1 2 3 9 000, ठीक है। नहीं, कितनी बार जाएगा? 5 3 15, 5 चौके 20, 3 बार चलेगा। 5 3 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और आएगा हमारे पास 43। इतना पे छोड़ देते हैं। हमारे पास कितना मिला? के की वैल्यूएशन 0.013, या इससे बोल सकते हैं आप 1.3 गुणे 10 की घाते -2। कितना आया आंसर हमारे पास? 1.3 गुणे 10 की घाते -2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस इसी तरीके से 4 सवाल आपके ये हो गए। और आइए चलते हैं हम लोग अगले और 5वें सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल कह रहा है, एक अभिक्रिया का वेग के a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए हम लोग जानते हैं अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। परिभाषा क्या कहती है हमारी? अभिक्रिया के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो सांद्रता पद हमारे कौन से हैं? ये है। इनकी घातें कितनी है? तो a की घात कितनी? 1/2, और b की घात कितनी? 1/2। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा? 2/2 बराबर 1। अभिक्रिया के सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि हमको क्या मिला? 1। अतः हम कह सकते हैं किस कोटि की अभिक्रिया है? यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन से कोटि की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कोटि की अभिक्रिया है। इस प्रकार से ये 5वां सवाल पूरा हो जाता है। आज हम लोगों ने कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा में आने वाले रसायन विज्ञान के 5 जबरदस्त सवालों का अध्ययन किया है। अन्य सवालों का अध्ययन हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए जेमिनी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।